Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Zaki Ahmed and I am physics lecturer in City College of Science and Commerce, Multan. Students, today I am here for the discussion of physics test, round 4, test number 5, and your syllabus was chapter number 20 and chapter number 21st. तो आए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपनी डिस्कशन की तरफ। हमारे पास पहला MCQ है जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 to n is equal to 1 states is option A 1, option B 5, option C 7 and option D is 10। तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होंगे अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है n इज इक्वल टू 5 यानी कि 5 स्टेट से फर्स्ट स्टेट में। तो हमारे पास एक रिलेशन है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट्स, इस रिलेशन में आपको जो स्मॉल n नज़र आ रहा है वो हायर जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट होती है उसका नंबर होता है। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि हायर स्टेट 5 है, तो हम इस n की जगह पर 5 पुट कर देंगे। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी 5 इंटू 5-1 डिवाइडेड बाई 2, और हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स वो होगा ऑप्शन डी यानी कि 10। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन स्टेट 5 से स्टेट 1 के अंदर आता है तो उसके अंदर से 10 जो हैं वो स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट होती हैं, रिलीज होती हैं। हमारा दूसरा MCQ कुछ इस तरह से है जिसकी स्टेटमेंट, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट इन ऑप्शन A -13.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन B -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ऑप्शन C -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन D इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट्स, आपसे पूछा गया है कि फोर्थ ऑर्बिट में ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी। इसके लिए रिलेशन हमारे पास है En इज इक्वल टू -E0/n²। अब यहाँ पर E0 हमें पता है कि स्टूडेंट्स ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है जिसकी वैल्यू हमेशा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n यहाँ पर हमारे पास ऑर्बिट नंबर है। अब यहाँ पर ऑर्बिट नंबर उन्होंने 4 कहा है तो हम n की जगह पे रिप्लेस कर देंगे 4। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन C -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो स्टूडेंट्स, फोर्थ ऑर्बिट की ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमारे पास क्या आ गई, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे MCQ की तरफ जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इन हीलियम नियॉन लेज़र द डिस्चार्ज ट्यूब इज फिल्ड विद। हीलियम नियॉन लेज़र में डिस्चार्ज ट्यूब फिल की होती है किसके साथ, ऑप्शन A 85% ऑफ हीलियम, ऑप्शन B 80% ऑफ हीलियम एंड ऑप्शन C इज 95% ऑफ हीलियम, ऑप्शन D 90% ऑफ हीलियम। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन A यानी कि 85% ऑफ हीलियम। ये रेफरेंस आपकी बुक से ही लिया गया है। आपके हीलियम नियॉन लेज़र वाले टॉपिक के बिल्कुल पहले पैराग्राफ में इसको डिस्कस किया गया है कि 85% ऑफ हीलियम यूज़ की जाती है। आइए बढ़ते हैं अपने फोर्थ MCQ की तरफ जिसकी स्टेटमेंट है, लेज़र एक्शन कैन बी प्रोड्यूस्ड इफ एन एटम इज इन ऑप्शन A ग्राउंड स्टेट, ऑप्शन B एक्साइटेड स्टेट, ऑप्शन C नॉर्मल स्टेट एंड ऑप्शन D इज आयोनाइज्ड स्टेट। तो स्टूडेंट्स, पूछा गया है कि लेज़र एक्शन प्रोड्यूस की जा सकती है अगर एटम हो, ग्राउंड स्टेट में होगा, एक्साइटेड स्टेट में होगा, नॉर्मल स्टेट में या आयोनाइज स्टेट में। तो
तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एक्साइटेड स्टेट, यानी कि ऑप्शन बी। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। इलेक्ट्रॉन्स को जब हम एनर्जी देते हैं तो वो ग्राउंड स्टेट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी हायर स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। अब एक्साइटेड स्टेट में पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो ज़रूरी है लेज़र प्रोड्यूस करने के लिए। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती है बेटा? ये एक ऐसी पॉपुलेशन इन्वर्जन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम तादाद में होते हैं और मेटास्टेबल स्टेट में, मेटास्टेबल स्टेट भी एक एक्साइटेड स्टेट का ही नाम है, वहाँ पर ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जब हम इस प्रोसेस को करवा लेते हैं तब हमारे पास लेज़र प्रोड्यूस होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में एटम लेज़र प्रोड्यूस करेगा। एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द एक्साइटेड एटम्स इन मेटास्टेबल स्टेट रिटर्न टू देयर ग्राउंड स्टेट इन। एक्साइटेड एटम जो है मेटास्टेबल स्टेट में वो अपनी ग्राउंड स्टेट में रिटर्न करता है। कितने वक्त में? ऑप्शन ए 10⁻⁻8 सेकेंड, ऑप्शन बी 10⁻⁻9 सेकेंड, ऑप्शन सी 10⁻⁻3 सेकेंड एंड ऑप्शन डी इज 10⁻⁻7 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स करेक्ट हमारे पास आंसर है ऑप्शन ए। तो बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द एक्साइटेड एटम्स इन मेटास्टेबल स्टेट रिटर्न टू देयर ग्राउंड स्टेट इन। ऑप्शन ए 10⁻⁻8 सेकेंड, ऑप्शन बी 10⁻⁻9 सेकेंड, ऑप्शन सी 10⁻⁻3 सेकेंड, ऑप्शन डी 10⁻⁻7 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया है कि एक्साइटेड स्टेट या मेटास्टेबल स्टेट से एटम रिटर्न करता है ग्राउंड स्टेट में कितने वक्त में? तो हम जानते हैं 10⁻⁻3 सेकेंड, यानी कि जो इसका लाइफ टाइम है मेटास्टेबल स्टेट का वो है 10⁻⁻3 सेकेंड। इस टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ग्राउंड स्टेट की तरफ आता है। यानी कि अगर मैं आम अल्फाज में ये कहूँ, सादा अल्फाज में ये कहूँ तो 10 की ताकत -3 सेकेंड, इस वक्त तक कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी मेटास्टेबल स्टेट में रहता है। इसके बाद वो दोबारा ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। बढ़ते हैं छठे एमसीक्यू की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है कि अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 60 मिनट। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसकी हाफ लाइफ 60 मिनट है। ड्यूरिंग 3 आवर्स द फ्रैक्शन ऑफ एटम दैट हैव डिकेड वुड बी। 3 घंटों में एटम की जितनी मिकदार ख़त्म होगी या डिके होगी हमने वो मालूम करनी। इसके लिए सबसे पहले हम अपनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए रिलेशन दिया गया है n = T/T 1/2। अब यहाँ पर T 1/2 हमारे पास है हाफ लाइफ और T हमारे पास टोटल टाइम। तो टाइम को अगर हम सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो हमारे पास 3 घंटे सेकंड में कन्वर्ट होकर बनेंगे तो एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 60 मिनट। ड्यूरिंग 3 आवर्स द फ्रैक्शन ऑफ एटम दैट हैव डिकेड वुड बी। आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसकी हाफ लाइफ है 60 मिनट्स। 3 घंटों के दौरान वो कितना डिके हो जाता है, हमने ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स।
जिसका फार्मूला आपको दिया गया है n इज इक्वल टू T/T1/2। अब यहाँ पर T1/2 हमारे पास क्या है, हाफ लाइफ। तो जो T है वो हमारे पास है टोटल टाइम। हम इस टाइम को जो 3 आवर्स हमें दिया गया है, हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 आवर्स को जब मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 180 आंसर आता है, और हाफ लाइफ हमें 60 दी गई है, 60 मिनट्स। 180 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स 3 हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम फ्रैक्शन डिके फाइंड आउट करेंगे, जिसका फार्मूला है NF डिवाइडेड बाय NI इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर n। अब यहाँ पर स्मॉल n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को, जो हम पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर n की वैल्यू पुट करते हैं 3, तो 2 रेज टू पावर 3 हमारे पास आंसर आएगा 8, यानी कि 7/8 इज इक्वल टू 0.875। अगर हम इसकी परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय हम 100 कर देंगे, इसको 87.5% आ जाएगा। यहाँ ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी, 87.5 हमारा करेक्ट ऑप्शन 87.5। तो मूव करते हैं अपने 7th MCQ की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर इज यूज्ड फॉर स्लो काउंट। कौन सा डिटेक्टर यूज किया जाता है स्लो काउंट के लिए। ऑप्शन ए विल्सन क्लाउड चैम्बर, ऑप्शन बी गीगर मुलर काउंटर, ऑप्शन सी सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ अबव। तो स्टूडेंट्स, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन बी गीगर मुलर काउंटर। ऑप्शन बी गीगर मुलर काउंटर। अब बेटा गीगर मुलर काउंटर जो है, इसका जो डेड टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये एक फास्ट काउंटर नहीं है, ये एक स्लो काउंटर है। इसको स्लो काउंट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो मूव करते हैं अपने 8वें MCQ की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, बाय emitting बीटा पार्टिकल एंड gamma particle simultaneously, the nuclear changes its charge by option A losses by 1, option B increase by 1, option C increase by 2, option D no change। तो स्टूडेंट्स, हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी इंक्रीज बाय 1। स्टूडेंट्स, आपके लिए यहाँ पर मैं एक हिदायत करता चलूँ कि अपनी टेक्स्ट बुक को लाजमी फॉलो करें, क्योंकि कुछ MCQs ऐसे होते हैं जो कि बुक्स की लाइन ही उठाकर बना दी जाती हैं। अब ये वाला MCQ एक बुक की ही लाइन है, हमारी जो टेक्स्ट बुक है ये उसी की लाइन है, ठीक है। वहाँ पर लिखा हुआ है बाय emitting बीटा पार्टिकल एंड गैमा पार्टिकल साइमल्टेनियसली द न्यूक्लियर चेंजेस इट्स चार्ज बाय इंक्रीज बाय 1। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी। मूव करते हैं अपने MCQ नंबर 9 की तरफ। द एब्जॉर्ब्ड डोज इज डिफाइंड एज ऑप्शन ए M/E, ऑप्शन बी E/C, एंड ऑप्शन सी C/M, ऑप्शन डी E/M। तो स्टूडेंट्स, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी E/M। द एब्जॉर्ब्ड डोज इज डिफाइंड एज E/M। MCQ नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। द पार्टिकल्स हैविंग mass less than that of proton are called। ऐसे पार्टिकल्स जिनका मैस प्रोटॉन के मैस से लेस होता है, उनको हम क्या कहते हैं?
तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए मीजॉन्स, ऑप्शन बी बैरियॉन्स, ऑप्शन सी माउंस एंड ऑप्शन डी न्यूट्रियॉन्स। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए मीजॉन्स। के स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ऐसे पार्टिकल्स जिनका एटॉमिक मास लेस देन प्रोटॉन होता है वो हमारे पास मीजॉन कहलाते हैं, और ऐसे पार्टिकल्स जिनका एटॉमिक मास ग्रेटर देन प्रोटॉन होता है उनको हम बैरियॉन्स कहते हैं। तो यहाँ पर लेस देन की बात हुई है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए मीजॉन्स। आइए स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने 11th MCQ की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी गई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। ऑप्शन ए 1 रेड इज इक्वल टू 0.01 ग्रे। ऑप्शन बी 1 रेड इज इक्वल टू 0.1 ग्रे। ऑप्शन सी 1 रेड इज इक्वल टू 0.02 ग्रे। ऑप्शन डी 1 रेड इज इक्वल टू 0.03 ग्रे। तो स्टूडेंट्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 1 रेड इज इक्वल टू 0.1 ग्रे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको MCQs की समझ आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।